हेलो स्टूडेंट। तो आज हमें पढ़ना है 9th क्लास का जो साउंड चैप्टर है उसका जो हमें जो उसमें पढ़ना है टॉपिक वाइज वो हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताते हैं कि साउंड होता क्या है। साउंड यानी कि ध्वनि। ध्वनि क्या होता है? जो हम बोलते हैं उसे ही साउंड कहते हैं, जो हमें सुनाई देता है, जो कान के थ्रू होता है। ठीक है, कान के थ्रू हम सुनते हैं, उसी को हम साउंड कहते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है? ये जो साउंड होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, यानी कि ये ऊर्जा से ही होता है काम। और फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, जो कि वेव के थ्रू चलता है। ठीक है, ट्रैवल करता है। ठीक है, अब वेव होता क्या है? वेव यानी कि वेव 2 टाइप्स के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि वो जैसे कि हम पिछले एक और क्लास जो लिए थे उसमें ऑसिलेशन पढ़ा रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता क्या है? तो वो होता है कि हमें यहाँ से आवाज़ आप तक कैसे पहुँच रही है, वो एक वाइब्रेशन के थ्रू हो रही है। वाइब्रेशन यानी कि एक हमारे माध्यम है, हमारे पास मीडियम, तो वो हमें बता रही है कि हमें यहाँ का आवाज़ आप तक कैसे पहुँचाना है। तो हमारा आवाज़ आप तक कैसे पहुँचता है, उसमें एक मीडियम होता है कि ऐसे ऐसे कर करके जाता है। ये यहाँ वाला मीडियम इस वाले को टच करता है, फिर इस वाले को ये टच करता है, ऐसे ऐसे जाकर आप तक हमारी आवाज़ पहुँचती है। ठीक है, तो होता क्या है? यही होता है कॉम्प्रेशन और रेडिफेक्शन के थ्रू। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है वो ऐसे ही चलता है। ठीक है, कैसे चलता है? पहले मोटा होता है, उसका कॉम्प्रेशन होता है, फिर रेडिफेक्शन, फिर कॉम्प्रेशन, फिर रेडिफेक्शन। ठीक है, ऐसे ही इसमें टकराते हैं साउंड के पार्टिकल्स, फिर ये वाले में इसमें, फिर इसमें, ऐसे कर कर के साउंड हमारा यहाँ से यहाँ तक चलता है, ट्रैवल करता है। ठीक है, वो होता है सब एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये होता क्या है? अब हमारा देखते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? जो कि पानी में होता है। ट्रांसवर्स वेव ऐसे ऐसे चलने वाला, जैसे कि आप नदी में देखे होंगे ऐसे ऐसे पानी चलते रहता है, तो वो एक वेव है। वो वेव होता है हमारा ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव ऐसे ऐसे चलने वाला होता है। ठीक है, तो इसमें होता है एक ट्रफ और एक क्रस्ट। ऊपर वाले को हम क्रस्ट बोलते हैं और नीचे वाले को हम ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसमें जो मोटा वाला पार्ट होता है, यानी कि थोड़ा घना होता है, उसको हम कंप्रेशन, और जो पतला पतला होता है उसे हम रेडिफेक्शन बोलते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि हम एक ऐसा होता है लोहे का, ठीक है, जिसको हम फॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम ऐसे ऐसे होता है ये। ठीक है, और उसको ऐसे दबाकर फिर ऐसे छोड़ेंगे तो उसमें वाइब्रेशन बहुत देर तक होते रहती है। वो वाइब्रेशन आगे की ओर ऐसे ही जाती है, जैसे कि इसका एक पार्टिकल है। ठीक है, तो वह पहले ऐसे जाता है, फिर मोटा होता है, फिर ऐसे पतला होता है, फिर मोटा होता है, फिर पतला होता है, फिर मोटा होता है। ऐसे ही होकर चलता है कॉम्प्रेशन और रेडिफेक्शन के थ्रू। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमको देख लेना है ये जो साउंड है वो प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन के कारण होता है। साउंड जो होता है वो हमारा वाइब्रेशन के ही थ्रू होता है। अगर वाइब्रेशन ना हो तो हमारा साउंड पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और सबसे देख लीजिए कि जो हमारा सॉलिड लिक्विड गैस होता है वो उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा साउंड है उसका स्पीड सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड में होता है, और सबसे कम गैस में होता है। गैस में हमारा साउंड बहुत ही धीरे धीरे पहुंचता है, बहुत ना के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा देखते हैं। ठीक है, कॉम्प्रेशन और रेडिफेक्शन आपको समझ में आ गया होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव पता चल गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ क्या होता है ये देखिए, एक कॉम्प्रेशन से एक रेडिफेक्शन तक की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं, या फिर एक रेडिफेक्शन से दूसरे रेडिफेक्शन तक की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, यही इसमें देख लेते हैं, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं, या फिर एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं, जिसे कि हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये जो वेव है ना हमारा, तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को हम इतने को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ होता क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होता है जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं? वो होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ। 2 सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ, यानी कि 2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं।
उसे हम 2 सक्सेसिव क्रस्ट या फिर ट्रफ कहते हैं, ठीक है। तो वो दोनों के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं, जिसे हम मीटर में नापते हैं। वेवलेंथ को हम मीटर में मापते हैं, ठीक है, और उसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, ठीक है। अब हम देखते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो कि हमने बताया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, देखिए एम्पलीट्यूड डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाले पोजीशन को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड को हम ए से डिनोट करते हैं और इसे भी मीटर में ही मापा जाता है, ठीक है। और हमारा अगला है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड बाई वन वेव टू पास थ्रू अ गिव पॉइंट ऑफ मास। यानी कि देखिए, अगर हम यहाँ पे एक धागा लेते हैं, ठीक है, इसे हम एक धागा समझते हैं, ठीक है। तो धागा अगर यहाँ से लिया गया और उसे ऐसे ऐसे अगर वो चल रहा है, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव के थ्रू, तो वो चलता कैसे है, ऐसे जाकर ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ से अगले एक वेव तक पहुँचने में उसको जितना टाइम लगा, उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम, नहीं सॉरी, एम्पलीट्यूड हम बोल दिए, पर टाइम पीरियड होता है टाइम रिक्वायर्ड बाय वन वेव टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ मास, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेकर अगले वेव तक पहुँचने की दूरी को हम पहुँचने के टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड को टी से डिनोट किया जाता है और उसे सेकेंड में मापा जाता है, ठीक है। अब हमारा है अगला फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी को हम छोटे वाले एफ से, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, पर जो हमारा एनसीईआरटी है वो भी के थ्रू, ऐसे वाले भी के भी लिख देता है, उसको म्यू बोलता है। तो ऐसे अगर आप लिखते हैं और उसी वेलोसिटी में, तो बहुत आपको कन्फ्यूजन होगा। इससे अच्छा है कि आप फ्रीक्वेंसी को एफ ई लिखें, जो कि पहले वाले एनसीईआरटी में एफ लिखा हुआ था, अभी के एनसीईआरटी में ये म्यू लिखा हुआ है। तो आप इससे अच्छा है कि एफ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है, आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपको नहीं एफ नहीं लिखना है तो आप म्यू भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी होता क्या है, नंबर ऑफ वेव पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट पर सेकेंड, ठीक है। क्या है ये, नंबर ऑफ वेव। नंबर ऑफ वेव यानी कि कितना एक सेकेंड में जितना वेव पास हो रहा है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर एक सेकेंड में 2-3 बार जितना बार वेव निकला उतना हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की हो या तो आप स्मॉल एफ से कीजिए या फिर म्यू से कीजिए, जो आपका मन करे। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो हमारा हर्ट्ज में मापा जाता है, HZ, ठीक है। अब हम देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी को हम भी से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहीं पे कंफ्यूजन होता है वी और म्यू में, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप एफ फ्रीक्वेंसी को लिखें, ठीक है। अब वेलोसिटी होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम। यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम, क्या उसको बोलेंगे, एक यूनिट टाइम में जितना वेव ट्रैवल कर जाता है उसी को हम कहेंगे वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी फिजिक्स के लिए अलग है, केमिस्ट्री के लिए अलग है, इसलिए सबको एक साथ ही ना जोड़ा करें, ठीक है। तो भी हमारा होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। और भी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा भी होता है, और एफ इज इक्वल टू 1/t होता है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, और वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है, और एक होता है हमारा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा ये फॉर्मूला है, इसको याद करने, क्योंकि ये एनसीईआरटी के जितने भी सवाल होते हैं उस सब में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, ठीक है। इसका हम एक्सप्लेन कैसे ये आता है वो भी हम एक वीडियो में डाले हुए हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड क्या है वो हम देख लेते हैं। स्पीड ऑफ साउंड होता है वो रूम टेम्परेचर पे कितना होता है वो हम देखते हैं। स्पीड ऑफ साउंड जो होता है हमारा 343 मीटर पर सेकेंड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और ये जो हमारा
स्पीड ऑफ साउंड है वो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वो अपना अलग अलग करते रहता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए बाई 4+1 डिग्री बढ़ेगा, जैसे ही टेम्परेचर में 1 डिग्री बढ़ा वैसे ही +0.6 मीटर पर सेकेंड इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है स्पीड ऑफ साउंड, फिर लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम, ठीक है। अब हम एक देख लेते हैं पिच। पिच क्या होता है? यानी पिच यानी कि बोलना। अगर एक बच्चा बोल रहा है तो वो बहुत ज़ोर से बोलता है, चिल्लाता कैसे, बहुत ज़्यादा चीखता है, तो वो हमारा होता है लो पिच। यहाँ पे उल्टा होता है, ठीक है। अगर ज़ोर से चिल्ला रहा है तो उसे हम लो पिच कहेंगे, और अगर हम धीरे से, जैसे हम नॉर्मल आवाज़ में बात कर रहे हैं, तो उसे हम हाई पिच बोलेंगे, ठीक है। तो पिच भी एक फ्रीक्वेंसी है जिसे हम श्रिलनेस कहते हैं। श्रिलनेस यानी कि झरझराने की आवाज़ जो होती है उसे हम श्रिलनेस कहते हैं। तो ये जो हमारा ह्यूमन है यानी कि हम लोग, वो कितना सुन सकते हैं ऑडिबल हम लोग के लिए कितना है साउंड? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि जो हमारे एनसीईआरटी में लिखा रहता है 20K हर्ट्ज, वो होता है 20 हर्ट्ज से 20K हर्ट्ज तक, वहाँ तक हम सुन सकते हैं। ना इससे हम ज़्यादा सुन सकते हैं ना इससे हम कम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से ना नीचे का अगर कोई वॉल्यूम निकाल रहा है तो हम नहीं सुन सकते हैं। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा निकाल रहा है तो भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। ऑडिबल हमारा इतना ही है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है, मतलब 20,000 हर्ट्ज तक। और अगर 20,000 हर्ट्ज से कम आ जाए तो उसे हम इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं, जिसे हम नहीं सुन सकते हैं। वो जो डॉग लोग होते हैं या फिर छोटा बच्चा जो 6 महीना का होता है, 1 से न्यू बॉर्न बेबी से वो कम से कम 5-6 महीना तक वो ये इंफ्रासोनिक वेव वो सुन सकता है, मतलब 20 हर्ट्ज से कम वो सुन सकता है। वही जब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाए उसे हम अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं, ठीक है। तो वो भी हम नहीं सुन सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही, आगे क्लास में और बताया जाएगा इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। थैंक यू।